विजयनगर साम्राज्य, जो कि 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। कालांतर में इसका पतन हुआ, विनिष्ट हो गया। बाद में वहाँ के लोगों की स्मृतियों में ये जीवित रहा और वहाँ की जो देवी थी पंपा देवी, उनके नाम पर फिर इसका नाम हम्पी कह के इसको पुकारा गया। आज यह वर्तमान में कर्नाटक क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। आज का कर्नाटक प्राचीन काल में विजयनगर के नाम से जाना जाता था। यहाँ आज हम देखेंगे इसका राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। चरमोत्कर्ष का मतलब होता है इसका सर्वश्रेष्ठ विकास, अपनी टॉप पर पहुँच जाना। तो राजनीति के में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे, जो दावा कर रहे थे कि हमारा यहाँ शासन रहा विजयनगर पर। उन दावेदारों में राजकीय वंश के सदस्य, जो राजा का वंश होता था उनके सदस्य, या फिर उनके कमांडर यानी कि सेनापति या सेना नायक शामिल थे। जो शामिल थे पहले राजवंश, जो पहला राजवंश था जो संगम वंश कहलाता था। सबसे पहला राजवंश था विजयनगर का, उसको संगम वंश के नाम से जाना जाता था। इसने 1485 तक नियंत्रण रखा। विजयनगर पर सबसे पहले आता है संगम वंश, संगम वंश, और इसने 1485 तक विजयनगर पर नियंत्रण रखा। विजयनगर पर नियंत्रण रखा। उन्हें सुलभों ने उखाड़ फेंका। अब कौन आए भाई? किसी का चरम होता है, बाद में पतन होता है, चरम के बाद पतन शुरू हो जाता है। तो इसको किसने संगम वंश को उखाड़ा? किसने? सुलभ। सुलभों ने उखाड़ फेंका। जो सैनिक कमांडर थे, और सुलभ कौन थे? सुलभों ने उखाड़ फेंका। ये क्या थे? सैनिक कमांडर। सैनिक कमांडर। इन्होंने किसको उखाड़ा? संगम वंश को। यहां राज्य का हम चरम बताने वाले हैं और इसका पतन भी। 1503 तक सत्ता में रहे, और ये कब तक रहे? 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुबों ने उनका स्थान लिया। अब सुलभों को किसने उखाड़ा? नंबर 1, नंबर 2, तीसरा है तुलुब। तुलुबों ने क्या किया? उनका स्थान ले लिया। किसका? संगम को उखाड़ फेंका सुलभों ने, और सुलभों का स्थान ले लिया तुलुब ने। कृष्णदेव राय तुलुब वंश से ही संबंधित था। जो इतिहास में प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय है, ये तुलुब वंश से ही संबंधित था। इसका शासक हो गया कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ये तुलुब वंश से संबंधित था। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। यानी कृष्णदेव राय एक ऐसा शासक था, इसके शासन की चारित्रिक विशेषताएं थी और इसका शासन मजबूत शासन था। अगर देखा जाए विजयनगर के साम्राज्य में, तो सबसे अच्छा शासन जो था वो कृष्णदेव राय का ही था, जो कि एक तुलुब था। इसने अपने शासन का विस्तार किया, और कहाँ तक? इसके काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र, 2 नदियां हैं, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी, इनके बीच के क्षेत्र को रायचूर कहा जाता है, यानी कि दोआब। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब, और 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को हमारे यहाँ पंजाब कह के पुकारा जाता है। तो दोआब क्यों कहा जाता है उस क्षेत्र को? वो 2 नदियों के बीच का है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इसलिए उसको दोआब या रायचूर के नाम से जाना जाता है। उसको जीत लिया था कृष्णदेव राय ने।
जो तुलुप वंश का शासक था कृष्णदेव राय, इसने अपने राज्य का को दृढ़ किया और मजबूत करके इसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया था, जिसमें उसने कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था रायचूर दोआब, इसको जीत लिया था। इसके बाद कृष्णदेव का अगला कदम था 1512 में, इसने कृष्णदेव राय ने 1512 में उड़ीसा 1512 में इसने उड़ीसा के शासकों का दमन कर दिया, यानी उड़ीसा को जीत लिया। उड़ीसा को जीत लिया। उड़ीसा के शासकों को गजपति कहा जाता था और इन्होंने उड़ीसा के शासकों को पराजित कर दिया कृष्णदेव राय ने। और 1514 तक बीजापुर के सुल्तानों को बुरी तरह पराजित कर दिया। कृष्णदेव राय के ही शासन में होता है ये 1514 तक बीजापुर, ये दक्कन में था, बीजापुर के सुल्तानों को जीत लिया। इन्हें अश्वपति कहा जाता था। बीजापुर के सुल्तान जो दक्कन के सुल्तान थे ये अश्वपति कहलाते थे और 1514 में इनको कृष्णदेव राय ने जीत लिया, इनका दमन कर दिया। 1520 में हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, 1520 में इन्हें पराजित कर दिया था। इसके बाद इसको अगर हम देखें तो तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के जो रायचूर क्षेत्र था उसको इन्होंने 1512 में प्राप्त किया था। इसके बाद उड़ीसा 14 और बीजापुर के सुल्तान को 1520 में, बीजापुर के सुल्तान उड़ीसा हो जाएगा यहाँ पर 14 1514 और ये हो जाएंगे 1520। और जो दोआब और रायचूर जी उन्होंने विजय प्राप्त की थी, ये की थी 1512 में। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र को उन्होंने 1512 में जीत लिया था। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था। विजयनगर साम्राज्य हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता था, चूंकि नाम ही इसका विजयनगर था और ये विजयनगर का मतलब था जीत का या विजय का नगर, तो सामरिक रूप से हमेशा तैयार रहता था। लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। यहाँ युद्ध के लिए तो तैयार रहता था, लेकिन ये हमेशा अतुलनीय शांति और समृद्धि के बीच फला फूला। यानी विजयनगर साम्राज्य में शांति भी रहती थी और समृद्धि भी थी। शांति होगी वहाँ समृद्धि भी होती थी। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव को ही जाता है। कृष्णदेव राय ने बड़े बड़े मंदिरों का, भव्य मंदिरों का निर्माण किया और जो गोपुरम हैं उनका भी निर्माण इन्होंने करवाया था। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के पास में एक शहर बसवाया था, उसका नाम था नगलपुरम, एक उपनगर बना दिया था उसने। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय के या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होता है। अगर हमें विजयनगर के साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण विवरण चाहिए, विस्तार से विवरण देखना हो, तो कृष्णदेव राय के या उसके तुरंत बाद के कालों में से प्राप्त हो सकता है। यानी कृष्णदेव राय का जो शासन था उस काल से और उसके बाद के शासकों के काल से में उसके विवरण मिल सकते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। यानी 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई तो वहाँ राजकीय जो ढांचा था उसमें तनाव होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। जो उसके विद्रोही थे, जो उत्तराधिकारी थे, उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण का एक अन्य राजकीय वंश अराविदु के हाथों में चला गया। यानी कि 1542 तक ये कृष्णदेव राय तुलुभ था। इसके मरने के बाद 1529 में जो विद्रोही उत्तराधिकारी थे, उसके उत्तराधिकारियों ने सैनिकों का भी सामना किया और बहुत सारे विद्रोहों का सामना उनको करना पड़ा। इसके बाद अन्य राजकीय वंश अराविदु के हाथों में चला गया था। 1542 में विजयनगर का शासन एक अन्य राजकीय वंश अराविदु के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। कब तक? 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। ये वंश का हम नाम लिखा दे, अराविदु वंश। चौथा वंश था अराविदु वंश। इसने काबिज कब हो गया था? 1542 में। और ये 17वीं शताब्दी तक काबिज रहे इस पर। कब तक रहे? 17वीं शताब्दी तक ये उस पर काबिज रहे। किस पर? विजयनगर साम्राज्य पर इनका ही शासन रहा। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सुल्तानों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। जैसे कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर ने विजय प्राप्त की थी और बहुत सारे राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, इसमें भी दक्कन के सुल्तानों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। दक्कन के जो सुल्तान थे, जिन्हें अश्वपति कहा जाता था, इनकी भी कुछ सामरिक महत्वाकांक्षाएं थीं और इस कारण वहाँ की स्थिति में परिवर्तन होता रहा। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई और अंत में विजयनगर को सुरक्षित रखने के लिए सल्तनत जो थी, यानी कि दक्कन की जो सल्तनत थी, वहाँ के जो सुल्तान थे, उनके बीच में और इसके विजयनगर के बीच में एक समझौता करा दिया गया, जिससे विजयनगर सुरक्षित बना रहे। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, राक्षसी तांगड़ी, यानी 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री कौन थे? राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, कि युद्ध में उतरी। यानी राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध था। वहाँ के विजयनगर के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनका नाम था राम राय, उनके नेतृत्व में सेना उतरी और उस जगह का नाम था राक्षसी तांगड़ी, जिसको तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता था। यानी 1565 में विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में कौन सी जगह युद्ध होता है? राक्षसी तांगड़ी, जिसको तालीकोटा कहा जाता है। इस युद्ध में सेना पहुंची विजयनगर साम्राज्य की, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजयनगर को पराजय का मुंह देखना पड़ा। यानी जब राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में राम राय के नेतृत्व में सेना पहुंची, तो वहां उसको कौन कौन सी सेनाओं से? बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं, तीनों सेनाएं मिल गई थी। सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। यानी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की जो दक्कन की सल्तनतें थी, इनकी सेना ने विजयनगर को के शासक सेनापति या प्रधानमंत्री राम राय को करारी शिकस्त दी और वहाँ की सेनाएं विजयनगर में घुस गईं और विजयनगर को लूटा।
कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया। अब तो विजयनगर साम्राज्य का केंद्र किस तरफ स्थानांतरित हो गया? पूर्व की तरफ स्थानांतरित हो गया, जहां अराविदु वंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी यानी तिरुपति के समीप के से में शासन किया। यानी वहाँ से खिसक कर ये पूर्व में आ गए, पेनुकोंडा और बाद में चंद्रगिरी, जिसको हम तिरुपति के नाम से अब जानते हैं, से शासन किया। अराविदु फिर वहाँ चला गया। एक मानचित्र है इसमें, दक्षिण भारत 14वीं शताब्दी। यहाँ एक स्रोत देखेंगे हम, दो राजा और व्यापारी। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, इनका शासनकाल 1509 से 29 तक रहा था, ने शासनकाल के विषय में अमुक्त मल्यद नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी थी। यानी राजा कृष्णदेव राय की एक रचना थी जिसका नाम था अमुक्त मल्यद नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी। व्यापारियों के विषय में उसने लिखा है, क्या लिखा? एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए। कृष्णदेव राय ने लिखा है व्यापारियों के बारे में कि एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए। वाणिज्य मीन्स होता है व्यापार। व्यापार को उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ों, हाथी, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। यानी हम विदेशों से घोड़े, हाथी, रत्न, चंदन, मोती या अन्य वस्तुओं को खुले तौर पर विदेशों से हम आयात कर सकें। उसे प्रबंध करना चाहिए, यानी एक राजा को प्रबंध करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों, जो विदेश से नाविक नाव चला करके व्यापारी के रूप में आते हैं, जिन्हें तूफानों, बीमारी या थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है। कभी कभी नाविक बीमार हो जाते हैं, तूफान आ जाता है या कोई समस्या आ जाती है, तो वो आकर के कहाँ उतर जाते हैं? किसी भी देश में आकर के रुक जाते हैं। तो हमें उनका क्या करना चाहिए? राजा का कहना था उनको उनकी भली भांति देखभाल की जा सके। सुदूर देशों के व्यापारियों जो हाथियों और अच्छे घोड़ों का आयात करते हैं को रोज बैठक में बुलाकर तोहफे देकर तथा उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ संबद्ध करना चाहिए। जो हाथी और घोड़े बेचने वाले व्यापारी हैं उन्हें अपने यहाँ बैठक में बुलाइए और उनको तोहफे या गिफ्ट या उपहार दो, जिससे वो आपके पक्ष में रहें। ऐसा करने पर ये वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेंगी। मतलब हाथी घोड़े अच्छे वाले आपके दुश्मनों तक नहीं पहुंचेंगे यदि आप उनको तोहफे देते रहोगे। किसी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसको तोहफा या उपहार देना। इससे सामने वाला व्यक्ति जो भी होता है वो प्रसन्न हो जाता है और उसके अंदर आप जगह बना लेते हैं, किसी न किसी रूप में वो आपकी तरफ झुकाव उसका हो जाता है। यहाँ नक्शा दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं इसको। विजयनगर दिख रहा होगा आपको। विजयनगर के ऊपर बीजापुर है, गोलकुंडा है, दिख रहा ना, गुलबर्गा है, बीदर है, वारंगल है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां हैं, नीचे चित्रदुर्ग है, हैदराबाद है, चंद्रगिरी, कांजीपुरम, कोलार, मैसूर, कावेरी, बैगाई, मदुरई, रामनाथपुरम, तिरुवल्ली, कोची, कालीकट, क्विलोन। मूसलीपट्टनम, मैलापुर, ये बंगाल की खाड़ी में दिख रहा है आपको, चिदम्बरम, ये 18वीं शताब्दी का भारत दिख रहा है इसमें। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थीं। अगर हम देखें कि विजयनगर साम्राज्य का विध्वंस क्यों हुआ तो इसके लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी। मतलब कौन कौन से?
बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के जो 3 सुल्तान थे दक्कन के, इन्होंने ही तो विजयनगर को पराजित किया था। तो इनकी सुल्तानों की सेनाएं इसके लिए उत्तरदायी थी। फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। राय कहाँ के होते थे? विजयनगर के जो शासक थे वो राय थे, और दक्कन के जो शासक थे वो सुल्तान थे। यानी इनमें धार्मिक भिन्नताएं होने के बाद भी इन लोगों में ज़्यादा शत्रुता नहीं रहती थी। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया है। यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरोध धारण करके गौरव महसूस किया। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया था। जब कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो जाती है तो उत्तराधिकार संबंधी जो विवाद हुआ था, तो बीजापुर के सुल्तान ने उस समय हस्तक्षेप करके इस विवाद को सुलझाया था। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थीं। यह रामराय की जोखिम भरी नीति थी। रामराय वहाँ का प्रधानमंत्री था, जो राक्षसी तांगड़ी के मैदान में जो युद्ध उसने किया था, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। यानी जो रामराय था सेना में वहाँ का प्रधानमंत्री विजयनगर का, वो सुल्तान और राय के बीच में युद्ध कराना चाहता था, सुल्तानों में भी फूट डालना चाहता, लेकिन उसने वो सब एक हो गए और इसको पराजित कर दिया। अगला हमारा टॉपिक होगा 2.3 राय तथा नायक। इसके लिए हम थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।